चलो पढ़ते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम लोग कुछ खा पी के आते हैं? तो कुछ ले भी आया कर सर के लिए, कुछ खा के आता है? नहीं नहीं सब में लाया। आज तो वो आ गया, रात कल कुक आ गया। क्या लिख रहा है? बीएन सर ने कब बोला? जो दुकान है समोसे की, हलवाई है बीएन सर है? क्या है? तो उनका जन्मदिन कब था? 8 का था। अच्छा, अब अगले एमडी सर का आएगा, पर एमडी सर बीमार हो गए फिर से। एमडी सर 22-23 के आसपास होगा सर। वो यहाँ पे बुखार उखार हो गया उनको। हाँ, तो अभी गए डॉक्टर को, कल दिखाया, उन्होंने मना कर दिया कुछ दिन है। तो कल मैं यहाँ से जाके मंथन पढ़ा रहा था। चलो पढ़े हैं, चलो लास्ट क्या पढ़ा आपने? ठीक है, हम लोग एसेंशियल नॉन एसेंशियल पढ़ रहे थे। एक बार वो पेज रिवाइज कर लो जो लास्ट लिखा था मैंने। हाँ, लास्ट पेज जो मैंने लिखा था जिसमें हमने पी वो सब किया था। आ जाओ। लास्ट पेज जो मैंने लिखा था ना, फिनाइल टायरोसिन वाला, वो रिवाइज कर लो एक बार। किसने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी न्यूक्लिक एसिड की? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डबल स्ट्रैंड से कर पाएगा सिर्फ, सिंगल स्ट्रैंड में तो रेंड सेकेंडरी। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर तुझे एक स्ट्रैंड का पता हो तो दूसरे स्ट्रैंड का तो वो डीएनए में पता चलेगा, ठीक है? हाँ, सीक्वेंस तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जल्दी करते हैं बेटा, आ जाओ। हमने इसकी बात करी थी लास्ट, याद है सबको? अरवाहील एमपीटीटी, यस, सही है ना? हाँ, हमारे पास टोटल ये 10 अमीनो एसिड है, नोट करना स्टार्ट कर दो। 10 अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं सबके लिए, ठीक है? ह्यूमन में 8 होते हैं। कौन से नहीं होते? हिस्टिडीन और शायद आर्जिनिन। हिस्टिडीन और आर्जिनिन सेमी एसेंशियल होते हैं। सेमी एसेंशियल क्या है? स्लो बनते हैं। एक बार नोट कर लो ये सारा, पहले इतना नोट करो एक बार, ये नोट करो एक बार। एसेंशियल क्या होता है? जो डाइट में चाहिए। यहां पी से फिनाइलएलेनिन है, प्रोलिन नहीं है, ध्यान रखना। यहां पी से क्या है? फिनाइलएलेनिन। और टी से 2 हैं। कौन से 2 हैं? ट्रिप्टोफान, हाँ, ट्रिप्टोफान और थ्रियोनिन। क्लियर? ये एसेंशियल है, लिख लो। एनिमल्स में 7 होते हैं। पर ये सब नहीं करो एनिमल्स में, आप सीधे लिखो। हमारे पास 2 अमीनो एसिड जो होते हैं, 2 अमीनो एसिड जो होते हैं उनको सेमी एसेंशियल बोलते हैं। सेमी एसेंशियल कौन से? ये हिस्टिडीन और आर्जिनिन। सेमी एसेंशियल का क्या मतलब होता है? स्लो बनते हैं। अगर स्लो सिंथेसाइज होगी तो उससे क्या होगा? अगर ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो फिर डाइट में चाहिए। अगर कोई बॉडी में कोई चीज धीरे बनेगी, सही है, अगर बॉडी में कोई चीज धीरे बन रही है तो अगर उसको ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो उसको मतलब बाहर से लेना पड़ेगा। तो इसीलिए चाइल्ड में, लैक्टेटिंग मदर में, रिकवरिंग पेशेंट में 10 एसेंशियल है और ह्यूमन में 8 हैं।
हिस्टिडीन और आर्जिनिन क्या है, वो सेमी एसेंशियल है, स्लो सिंथेसिस है, तो ये क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल। क्लियर है? अब नॉन एसेंशियल में आप अपने आप नाम लिख सकते हो, जो बच गए। नॉन एसेंशियल में कैसे करोगे, जो बच गए, कौन से बच गए, ग्लाइसिन बच गया, ये नॉट रिक्वायर इन डाइट। कौन से बच गए देख लो, सोच लो कुछ कुछ। टायरोसिन बच गया, है ना, टायरोसिन बच गया, प्रोलीन बच गया, यस, ग्लाइसिन बच गया, जो बच गए वो सारे, सीरीन बच गया, है ना। नोट करो जल्दी से, चलो आगे चलेंगे, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट। कल पहले से कुछ ठंडा हो गया अब है, कल तो ठंडा सा लग रहा है। क्वेश्चन भेजा तो था टेलीग्राम पे, यहीं क्लास में डाल दिया था भाई। हाँ, एनिमल किंगडम का भी तो पेज मेकर फाइल, तो मैसेज ही किया था, अभी तो देखा भी नहीं तेरा मैसेज। पूरा ह्यूमन फिजियो नहीं, तो तुम्हारे पास तो असाइनमेंट्स हैं ह्यूमन फिजियो के। अच्छा, तुम्हें थोड़े मुश्किल वाले चाहिए, ठीक है, करते हैं जुगाड़ उसका कुछ। अब जैसे बायोमोलिक्यूल का डोपा प्राइम दे दूंगा, 11th कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, 11th का डोपा प्राइम जो है सारे चैप्टर का एक सिंगल फाइल में करा दूंगा, फॉन्ट छोटा जितना है ना उसका भी आधा फॉन्ट। हाँ, वो क्या होगा, 10-12 पेज में पूरा असाइनमेंट आ जाएगा पूरे 11th का, आप लोग अपने पास रख लेना और उसकी 2 कॉपी करा लेना, ठीक है। तो एक सॉल्व करना, या एक ही कॉपी रखना, पेंसिल से सॉल्व करना, रब करना, बार बार सॉल्व करना, उसके बाद क्वेश्चन जाए, 10-12 पेज में उसको समेट देंगे पूरा, छोटा छोटा फॉन्ट करके, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा, उससे कॉस्ट प्रिंटिंग की कम आएगी आपकी, सही है। मैं नहीं दूंगा प्रिंट करा के, सब फॉन्ट छोटा करा दूंगा जरूर से उसका, है ना। फॉन्ट उतना करा देंगे कि मतलब आपको 2 पेज में एक चैप्टर का आ जाए, आगे पीछे एक चैप्टर आ जाए, या 3 पेज में एक चैप्टर आ जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप मतलब थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फिर वो इकट्ठा आ जाएगा, तो आप अपने साथ रखो उसको, जब भी बनाना हो पूरा बनाओ, उसके बाहर को जाना ही नहीं है, ठीक है। लास्ट तक उसको मल्टीपल टाइम बनाओ, तो आपको बन जाएगा सारा, चले। वो एक तरीका है, चीजें समेट देंगे, फिर उसकी सॉल्यूशन आपके पास रहेंगे, जहां भी डाउट फंसे उसके सॉल्यूशन यूट्यूब से उठा के देख लिए, उसके बाद भी है फिर हम लोग हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको क्या करना रहेगा, लास्ट तक सिर्फ नोट्स रिवाइज करना है, डोपा प्राइम का वो 10-12-13 जितने पेज में आ जाए छोटा करके वो दे देंगे, 11th का और एक 12th का, तो 2 फाइल रहेंगी आपके पास, नोट्स रहेगा, वो आपका टोटल समेट देंगे उसको उसमें। क्लियर है? उसके बाहर एक भी नहीं जाएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा उसके बाद, उसी को बनाओ, याद करो जितनी बार कर सकते हैं, ठीक है। हो गया? देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच इज नॉन असेंशियल, ए मिथ्यूनिन, बी आर्जिनिन, सी एलानिन, और डी फिनाइल एलानिन। एलानिन आ जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको वो याद रखना है ऊपर वाला, क्लियर है? सही है। ह्यूमन में 8 एसेंशियल होते हैं, क्योंकि 2 धीरे बनते हैं, तो चाहिए हमें, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे बनने की वजह से हम नॉर्मल ह्यूमन में तो चल जाता है, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है प्रोटीन की, इनकी, है ना, इनके लिए 10 एसेंशियल। ये वाली बात समझ में आई सबको?
बोलो, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट। भाई नींद आ रही है? नहा के आना चाहिए, है? नहीं? हाँ, ठंडा पानी कैसे होता है? हाँ। कभी कभी होली दिवाली नहा लिया करो सब लोग। हाँ, अब होली में नहाएगा। हाँ। चलो करते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्या वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, नहीं हो गया? टेस्ट मैच। हाँ भाई, पढ़ाई कर ले। देखो, ये सब पुराने पापी हैं ये सब। चलो नेक्स्ट करेंगे। हाँ, सर्वे सर 3-4 दिन से बोल रहे थे गर्मी नहीं, वो ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। कल रात में फीवर था उनको, मुंह पे कंबल ओढ़ के सो रहे थे। तो खुश हो रहे थे। मैंने उनको बोला आपको लगेगी ठंड, लग गई अब। चलो आ जाओ, चलेंगे आगे। ठीक है। हाँ, देखो बेटा, मेरा अपना कुछ क्लियर रहता है, मैं बिना बात के रिस्क नहीं लेता। जैसे कल हम शाम में घूम रहे थे, मैं सर्वेसर ऐसे वॉक कर रहे थे, तो मैं कह रहा था इधर डॉग्स वगैरह हैं, काट लेंगे। कहते नहीं, डॉग्स काटते नहीं है। मैं कहा मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। उधर से जाएंगे हम लोग। ठीक है। नहीं नहीं भाई, मैं उन लोगों से और नहीं वो करता जो कहते हैं ना हमारे घर में डॉग है काटता नहीं है। मान लो उसका उस दिन मन बदल जाए। सही है ना? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल मैं उस पर रिस्क लेता ही नहीं है। ठीक है, मैं सीधे बोलता हूँ उसको पहले बांधो आप। ठीक है, मान लो उसका आज मन ना हो, और फिर वो उसके बाद से क्या कहेंगे, एक ही बार काटा है ना? ठीक है, तो बिना बात के रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो, है ना? ठीक है, देखो क्या है हमारे पास, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप फोकस करो, यहां से क्वेश्चंस आएंगे कैसे मैं बताता हूं आपको। देखो क्या होता है, फोकस करेंगे तो थोड़ा चीजें समझ में आएंगी। देखो, अमीनो एसिड पे टोटल 4 अलग अलग ग्रुप हैं। NH2 है, COH है, और क्या है, R है, और हाइड्रोजन जो भी है। एक्चुअल में क्या है, ये तीनों ग्रुप जो है, ये तीनों ग्रुप NH2, COH और R, ये तीनों ग्रुप जो है, ये इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है। एनसीईआरटी इस बात को लिखती है। एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि हमारे पास ये जो तीनों ग्रुप है हमारे पास, इस बात को लिख रही है एनसीईआरटी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। आप देखो यहाँ पे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड असेंशियल किस पे डिपेंड कर रही है, अमीनो पे, कार्बोक्सिलिक पे, और फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम यहां पर यही चीज लिख रहे हैं, इस बात को इस तरीके से लिख रहे हैं कि हमारे पास केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी किस किस पे डिपेंड कर रही है, NH2 पे, और किस पे, COH पे, और किस पे, R ग्रुप पे। अब सुनना ध्यान से, क्या होता है, होता यह है कि जब अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है, तो उसका COH एक अमीनो एसिड का दूसरे NH2 से जुड़ जाता है। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ये अमीनो एसिड है, ये किसी दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ जाएगा, तो इसका COH NH2 से जुड़ जाएगा, ऐसे हम जोड़ देंगे। तो जो फ्री रहता है वो R ग्रुप है। जो फ्री रहता है वो कौन सा होता है, R ग्रुप। जब आप एक चेन बना दोगे अमीनो एसिड की, तो उसमें जो फ्री ग्रुप है वो क्या होता है, R ग्रुप। उस R ग्रुप को हम साइड चेन कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कि उस वो पोलर है कि नॉन पोलर है। यहां पोलर नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। जो भी ग्रुप पानी में के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, जो भी ग्रुप पानी के साथ क्या बना ले, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, उसको पोलर कहते हैं। तो पोलर हमारे पास NH2 भी हो सकता है, COH भी हो सकता है, R भी हो सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, NH2 और COH को कंसिडर नहीं कर रहे। एनसीईआरटी ने जो बात लिखी है, कही है कि एक सिंगल अमीनो एसिड को अगर हम देखें, मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। हम ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी कह रही है कि जो हमारे पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की, वो डिपेंड करती है R पर,
NH2 पर, COH पर, 3 ग्रुप पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या होता है, किसी अमीनो एसिड को पोलर नॉन पोलर किस आधार पे कहते हैं कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये अमीनो ग्रुप है और ये COH ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर आप नॉर्मली देखो तो सारे अमीनो एसिड पानी में घुलते हैं, सारे अमीनो एसिड पोलर होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम कैसे देखते हैं इस चीज को, हम ऐसे ना देख के इसको ऐसे देखते हैं कि जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाता है, जैसे यहां इसका NH2 ग्रुप है, तो इसका जो COH ग्रुप था और इसका NH2 ग्रुप था, ये आपस में बॉन्ड बना लिए। इसका COH ग्रुप और इसका NH2 ने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो जो फ्री है इसका R ग्रुप है पोलर और नॉन पोलर डिसाइड करने के लिए। मेरी बात समझ में आई है। तो जो फ्री है R ग्रुप, जिसके लिए हम एक और शब्द यूज करते हैं साइड चेन। क्या वर्ड यूज करते हैं, साइड चेन। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, पोलर और नॉन पोलर अमीनो एसिड किस हिसाब से बोल रहे हैं कि हम ये लिख रहे हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। साइड चेन को हम क्या नाम दे रहे हैं, R ग्रुप। क्यों इसको साइड चेन कह रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, सही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्या बोला है, साइड चेन, R ग्रुप जो है हमारे पास। तो हमारे पास दो तरह के अमीनो एसिड होंगे, पोलर और नॉन पोलर। हमारे पास कैसे होंगे, दो टाइप के अमीनो एसिड होंगे, है ना। कौन कौन से होंगे, पोलर और नॉन पोलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं अमीनो एसिड पे R ग्रुप कुछ भी है, वो पोलर होगा ही, क्योंकि उसमें NH2 है और COH है। क्लियर है यहां तक, बोलो। देखो आगे देखिए। देखो ध्यान से बेटा, अब हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड। नॉन पोलर में क्या होता है, R ग्रुप जो होती है वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। R ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। जैसे मान लो मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल हो गया, इस तरह के ग्रुप होंगे। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, इसके नाम हम ऐसे याद करते हैं, गावली पी, गावली पी। जी से हमारे पास ग्लाइसिन है, जी से हमारे पास क्या है, ग्लाइसिन। ये क्या है, एलानिन है। ये क्या है, वेलिन है। ये ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलानिन। प्रोटीन नहीं है, फिनाइल एलानिन। देखें सारे बच्चे, मान लो ग्लाइसिन में चलो R बराबर में H है, एलानिन में R बराबर में CH3 है, यहां पे R बराबर में CH, CH3, CH3 ऐसा कुछ बन रहा है। ल्यूसिन में CH है, CH2 है। रुक जा भाई, हमें भी बताने दे। ये ल्यूसिन है। अब मैं इसका आइसोमर कैसे बनाऊंगा, इस CH2 को उठा के यहां ले जाऊं। समझ में आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन सबके स्ट्रक्चर याद नहीं करने, इन सब में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है कि कार्बन की कुछ चेन लगी हुई है, और कार्बन की जो चेन है पानी के साथ क्या नहीं बनाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगी। तो ये अमीनो एसिड के R ग्रुप पानी में जल्दी से घुलेंगे नहीं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। अब जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास अमीनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक सिंगल अमीनो एसिड की डिपेंड करती है NH2 पर, COH पे, R पे। लेकिन जब अमीनो एसिड चेन बना लेता है, किसी चेन का हिस्सा बन जाता है जहां पर 2, 3, 4 अमीनो एसिड कनेक्ट हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, R ग्रुप पे। R ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, साइड चेन। क्या बोलते हैं, साइड चेन। तो जो R ग्रुप है जिसको हम साइड चेन कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, R ग्रुप जिसको हम साइड चेन कहते हैं, ये साइड चेन में अगर हाइड्रोकार्बन जुड़ा हो तो अमीनो एसिड नॉन पोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये मान लो कोई चेन है जिसमें ये NH2 है और ये COH है, सब छोड़ते हैं, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो ये R ग्रुप है, तो ये पानी में नहीं घुलेगा, पानी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लो हमने अमीनो एसिड से एक चेन बना दी जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, हमने अमीनो एसिड से एक चेन बना दी जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास होती है, उसका जो R ग्रुप है वो पानी में नहीं घुलेगा। मेरी बात समझ में आ रही, अगर वो अमीनो एसिड कैसा है, नॉन पोलर है। तो मान लो आपके पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहां पर एक तरफ NH2 होगा और एक तरफ क्या होगा,
COH होगा। कैसे होगा? ये अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, तीसरा अमीनो एसिड है। हर अमीनो एसिड पे एक तरफ NH2 और एक तरफ क्या होता है? COH। इधर क्या है? NH2 और इधर क्या है? COH। इधर क्या है? NH2, इधर क्या है? COH। तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये R ग्रुप है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि जो R ग्रुप होता है, जिसको हम एक और नाम क्या देते हैं? साइड चेन। R ग्रुप जो होता है, जिसको एक और नाम क्या देते हैं? साइड चेन। ये जो R ग्रुप है, अगर पानी में नहीं घुलेगा, तो जब ये प्रोटीन फोल्ड करेगी, ये चेन फोल्ड करेगी, तो ये सरफेस पर आएगा या उस फोल्डिंग के अंदर आएगा? सरफेस पे नहीं आ सकता। रीजन क्या है? कि कोई भी प्रोटीन, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन हमेशा पानी में होगी, क्योंकि सेल के अंदर होगी। सेल के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है? एक्वस, सब तरफ पानी है। तो अगर कोई हाइड्रोफोबिक चीज है, वो पानी की तरफ जाना चाहेगी कि पानी को रिपेल करेगी? रिपेल करेगी। तो अगर मैं कोई फोल्डिंग बनाऊं, तो उसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अंदर होने चाहिए, बाहर होने चाहिए? बाहर नहीं, अंदर। अगर बाहर होंगे, अगर बाहर होंगे तो पानी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। कहां होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। किसको नहीं समझ में आई बात? मैंने क्या बोला, मेरी बात सुनो। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सेल के अंदर एनवायरमेंट जो है वो पानी है, सब तरह एक्वस मीडियम है, ठीक है। नॉन पोलर अमीनो एसिड वो होते हैं जिनका आर ग्रुप जो साइड चेन है, वो ऐसी हाइड्रोकार्बन होती है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। यदि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो वो चीज पानी में सॉल्युबल नहीं होगी। यदि वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो जब वो चेन फोल्ड होगी, तो वो कोशिश करेगा कि पानी से दूर चला जाए। पानी से दूर जाने का तरीका यही है कि उस गोल वाली या फोल्डेड चेन में वो अंदर घुस जाए, क्योंकि सरफेस पे तो पानी कांटेक्ट में आएगा। यहां तक समझ में आ गया? बोलो। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे दूंगा? अगर मुझे क्वेश्चन देना है ये नीट में, तो मैं ऐसे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ प्रोटीन? तो उसमें आप कौन से खोजोगे? नॉन पोलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है। और मैं 100% श्योर हूं, जो MSc के लिए एग्जाम होता है, सॉरी PhD के लिए, CSIR नेट, उसमें हर तीसरे चौथे साल में एक क्वेश्चन होता है। वो लॉजिकल क्वेश्चन है। रीजन आप खुद से सोचो। अगर हाइड्रोकार्बन की चेन जो है, समझो इस बात को, हाइड्रो जो चेन है उसमें आर ग्रुप क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो उसको कहां जाना चाहिए? पानी के दूर जाना चाहिए, पानी से दूर जाना चाहिए। सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गया। पोलर कौन से होंगे? जिसपे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। पोलर वो होंगे जिसमें आर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले। जैसे एग्जाम्पल में उसमें अल्कोहल हो जाए, ये समझ में आ रहा है? कोई बेस हो जाए, बेस, बेस मतलब NH2 आ जाए वहां पे, COH ग्रुप आ जाए, SH आ जाए। ये सारे ग्रुप क्या करते हैं? H बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो ये किस में प्रेजेंट है? पार्ट ऑफ R ग्रुप। किसका पार्ट है? R ग्रुप का। तो अगर R ग्रुप में ये सारी चीजें आ जाते हैं, तो अमीनो एसिड कैसा बन जाता है? पोलर बन जाता है। क्या बन जाता है? पोलर बन जाता है। पोलर और नॉन पोलर को अपने दिमाग में बिठा लो। नॉन पोलर का मतलब होता है ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो इनके R ग्रुप, हाइड्रोकार्बन की कुछ चेन वेन होती है। आपने स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने, अपने दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि गावली पी में हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, इनमें हाइड्रोकार्बन चेन है, इसलिए नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। पोलर में आर ग्रुप में क्या होगा? OH हो सकता है, NH2 होगा, COH हो जाएगा। आर ग्रुप की बात कर रहा हूं, मतलब इस आर ग्रुप में भी COH है। सही है? वो बॉन्ड बना पा रहा है पानी से। मैं इसको क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं? चेन में। यस। खाली कौन है? ये कौन खाली है? साइड चेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आर ग्रुप। क्लियर है? अब हमारे पास बेटा OH कंटेनिंग अमीनो एसिड के अगर आपको नाम याद करने हैं जिसपे OH ग्रुप है, सीरीन आपने पढ़ा है, तो आप TTS याद करेंगे। T से है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। आपने टायरोसिन पढ़ा था, जिसपे हमने OH ग्रुप लगाया था। और एक आपने सीरीन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? सीरीन पढ़ लिया। ठीक है। एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें रिंग होती है। जिसमें क्या होती है? रिंग। तो एक फिनाइल एलानिन हो गया, यस, फिर टायरोसिन हो गया,
और एक ट्रिप्टोफान भी होता है। ट्रिप्टोफान जो होता है, मेरी बात देखेंगे इधर सारे बच्चे, ट्रिप्टोफान में क्या होता है, ऐसी रिंग होती है, ये देखो सारे, इस तरह की रिंग होती है। यहां से जोड़ लेते हैं, मान लो इसको, इसको कहते हैं इंडोल रिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंडोल रिंग। ये इंडोल रिंग किसके लिए चाहिए थी? ऑक्सीजन के लिए। तो ये कौन सी रिंग हो गई? इंडोल रिंग हो गई। यस, इंडोल रिंग होती है। और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। क्या है ये? मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, यही है। सल्फर कंटेनिंग 2 अमीनो एसिड होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं 3 लिखता हूं नॉर्मली। एम से आता है मिथ्योनिन, ध्यान देंगे। सी से आता है सिस्टीन, और सी से आता है सिस्टाइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे जो मैं समझा रहा हूं। मिथ्योनिन जो होता है, आर बराबर में CH2 मान लेते हैं, एस और CH3, ऐसा कुछ है, ठीक है। और सिस्टीन जो है वो एलानिन पर एसएच जोड़ा हुआ है। ये देखो, जो बच्चे समझ पाएंगे मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां सल्फर बीच में है और CH3 लास्ट में है, ये नॉन पोलर है, समझो। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इससे बन ही नहीं पाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना पाता है सिस्टीन। अब मैं जो बताऊंगा उसको समझना। मान लो मेरे पास कोई चेन है प्रोटीन की ऐसे, यहां पर ये SH है, SH समझ में आ रहा है, ये वाला, और यहां पर ये SH है। अगर मैं SH SH के बीच में बॉन्ड बना दूं तो देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये? सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बन गया, ये समझ में आया? तो ये आर ग्रुप है। आर ग्रुप क्या है? CH2SH। आर ग्रुप क्या है? CH2SH। दिख रहा है सबको? अब ये जो CH2SH है, ये H इसका हटा दूं और H इसका हटा दूं, तो सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसी को हम डाई सल्फाइड ब्रिज कहते हैं। जो आपके पास आप पढ़ते हो ना, उसमें होता है क्या नाम है, एंटीबॉडीज में। यस, डाई सल्फाइड ब्रिज आपने एंटीबॉडीज में पढ़ा है। यस, उसके अलावा आपने इंसुलिन में पढ़ा है, याद आ रहा है किसी को? और आपने कहां पढ़ा है? इंसुलिन में पढ़ा है। तो डाई सल्फाइड ब्रिज कौन बनाता है? मेरे पास सिस्टीन बनाता है। कौन बनाता है? सिस्टीन। ये क्यों नहीं बना पाएगा? ये सल्फर बीच में है। समझ में आ रहा है? सल्फर बीच में। अब दूसरी बात सुनो ध्यान से। इस डाई सल्फाइड ब्रिज से मुझे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। यस और नो? क्या मिलती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। जब इसने बॉन्ड नहीं बनाया था तो इसको कहते थे सिस्टीन, और जब इसने बॉन्ड बना लिया तो इसको कहते हैं सिस्टाइन। समझ में आया? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? सिस्टीन सिस्टाइन में डिफरेंस है। सिस्टीन तब है जब चेन में अभी बॉन्ड नहीं बना, जब बॉन्ड बन जाएगा तो क्या बोलोगे? सिस्टाइन। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, ध्यान सुनेंगे। कभी भी, जैसे पुराने टाइम में जो स्वेटर होता था उसकी ऊन असली है नकली, पहचानने का तरीका होता था, उसको थोड़ा सा जला के देते थे। ठीक है, आग नहीं लगानी है, थोड़ा सा जला के देखते हैं, अगर उसमें से स्मेल आ रही है तो वो असली ऊन है। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि जो ऊन है, ऊन ऊन जो है वो एक तरीके से एक प्रोटीन होती है जो उसके सेल्स ने बाहर रिलीज करी है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ओरिजिनल बाल जलाएंगे तो स्मेल आती है उसकी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लॉजिक ये है कि जैसे हेयर की जो प्रोटीन है वो केराटिन है। कोई भी प्रोटीन यदि सेल के बाहर रिलीज की जाती है, आप याद करो जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था गोल्जी बॉडी, तो मैंने बोला था गोल्जी बॉडी जब पैकेजिंग करती है तो 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक जो सेल के अंदर रहेगी, एक जो सेल के बाहर फेंकी जाएगी। जो भी प्रोटीन सेल के बाहर फेंकी जाती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, याद करो जितने भी एंजाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में काम करते हैं वो सेल के बाहर ही तो फेंके जाते हैं। तो जितनी भी प्रोटीन सेल के बाहर फेंकी जाती है उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए सल्फर सल्फर बॉन्ड दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स जो बी लिम्फोसाइट्स ने बाहर फेंकी है। याद आ रहा है? ऐसे ही जो भी प्रोटीन कहां फेंकी जाएगी? सेल के बाहर फेंकी जाएगी, उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होना चाहिए, डाई सल्फाइड ब्रिज होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, और सल्फर जब जलता है तो स्मेल करता है। यस, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आप देख लो, जितनी भी प्रोटीन्स हैं अगर वो ओरिजिनल हैं, पहचानने का तरीका यही है कि वो क्या रहती हैं, वो स्मेल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ऊन पहचानने का तरीका, ऊन क्या था? वूल जो है
वो एक प्रोटीन है जो उसके स्किन सेल्स वगैरह ने, जो भी सेल्स थे, उन्होंने उसको बाहर फेंका हुआ। ये समझ में आ रहा है? तो हमारे पास सल्फर कंटेनिंग 3 याद कर लो, या वैसे तो 2 ही हैं, मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। सिस्टीन सिस्टाइन में फर्क समझ में आ रहा है? बोलो, सिस्टीन सिस्टाइन में समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बेसिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिसपे एक्स्ट्रा NH2 होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा NH2 होता है, एक्स्ट्रा NH2 होता है। ध्यान से सुनेंगे। इसके नाम है HLA। एस से है हिस्टिडीन, एल से है लाइसीन, और ए से है आर्जिनिन। ठीक है। हिस्टिडीन में 3 नाइट्रोजन होती है टोटल, उसको मिला के इसमें होती है 2 नाइट्रोजन और इसमें होती है 4 नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं, तो आप याद करोगे HLA। लास्ट टू लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन दोनों में था, केमिस्ट्री और बायो दोनों में था, बेसिक अमीनो एसिड का। ठीक है, 8 नंबर आए थे उससे फ्री के। तो हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन 3 बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक का मतलब होता है आर ग्रुप में NH2 ग्रुप होगा। आर ग्रुप में क्या होगा? NH2 ग्रुप होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने ध्यान ये रखना है, बेसिक में भी ज्यादा बेसिक वो है जिसकी नाइट्रोजन ज्यादा होगी। बेसिक में भी ज्यादा बेसिक कौन है? जिसकी नाइट्रोजन ज्यादा होगी। ठीक है। आर्जिनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें से यूरिया निकालने के बाद भी 2 नाइट्रोजन बच जाती है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ यूरिया? NH2CuNH2। ठीक है। मैं कह रहा हूं आर्जिनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें से यूरिया निकालने के बाद भी 2 नाइट्रोजन बच जाती है, तो आर्जिनिन में 4 होती होगी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और आर्जिनिन बनता है यूरिया साइकिल में। ठीक है, आर्जिनिन बनता है यूरिया साइकिल में। तो हमारे पास क्या आ गया? हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। ये क्या है? इसमें एक्स्ट्रा NH2 है। हिस्टोन्स में कौन से होते हैं? हिस्टोन्स में याद करो, हिस्टोन्स में कौन से होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन। मेरी बात समझ में आ रही है? लाइसिन और आर्जिनिन हमारे पास कहां होते हैं? हिस्टोन में। क्लियर है? अब सुनेंगे ध्यान से। हिस्टिडीन इज अमीनो एसिड। सुनो ध्यान से पहले, हिस्टिडीन इज अमीनो एसिड। ठीक है। अमीनो एसिड में दोनों ग्रुप होंगे, NH2 और COH। ठीक है। अगर मैं COH ग्रुप हटा दूं, एक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन जिसमें एक तरफ COH है और एक तरफ NH2 है, बाकी R में तो है ही कुछ एक्स्ट्रा। तो अगर मैं COH ग्रुप हटा दूं तो उसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। ठीक है। तो उसमें सिर्फ NH2 रह जाएगा। अब उसका नाम हिस्टामीन होता है। सुना है किसी ने? हिस्टामीन सुना है? बोलो, हिस्टामीन सुना है? वो हिस्टिडीन का डेरिवेटिव है। अब आप स्ट्रक्चर सोचो खुद से। अमीन बना रहे हैं, हिस्टिडीन से हिस्टामीन बना रहे हैं, तो अमीन कैसे बनाएंगे? COH हटा दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो आपके पास ये है हिस्टामीन, है ना, वो किससे आता है? हिस्टिडीन से आता है। किससे आता है? हिस्टिडीन से आता है। ठीक है। एसिडिक में मेरे पास क्या है बेटा? एसिडिक में 2 नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, एक है A और एक है G। ए है एस्पार्टिक एसिड। अल्फाबेटिकली मैं ऐसे याद रखता हूं, अल्फाबेटिकली ए पहले आता है और जी बाद में आता है, तो हम उस हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन याद रखेंगे। एस्पार्टिक एसिड को कैसे बनाएंगे? एलानिन का स्ट्रक्चर याद है सबको? CH3। कुछ मत करो, CH2 के साथ COH लिख दो, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के COH लिख दो, तो क्या बन गया? एस्पार्टिक एसिड। ठीक है। ग्लूटामिक एसिड में एक और CH2 लगा दो। समझ में आया? तो ग्लूटामिक एसिड जी बाद में आता है, तो कितने आप सोचो, देखो अमीनो एसिड में अगर मान लो मैं, सुनो ध्यान से, ग्लाइसिन में कितनी कार्बन होती हैं? ग्लाइसिन की टोटल कार्बन पूछ रहा हूं, 2। एक COH की, एक वैसी। अरे बोलो, एक COH की और एक वैसी। ये समझ में आ रहा है? ग्लाइसिन में 2 कार्बन होती है। ठीक है। जब मैं R बराबर में H रख रहा हूं, तो अगर मैं R बराबर में CH2COH रखूंगा तो एस्पार्टिक एसिड में कितनी कार्बन आएंगे? 4। सही है? बोलो। और ग्लूटामिक एसिड में कितनी आएंगी? 5। समझ में आ रहा है? इसलिए ग्लूटामिक एसिड बनाता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट और एस्पार्टिक एसिड बनाता है OA। अरे कुछ समझ में आता तुम लोग को? मैं सिर्फ आपके दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर सेट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ये सब याद नहीं करना होता आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, OH कंटेनिंग बता दो, TTS। एरोमेटिक बता दो, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन। सल्फर कंटेनिंग MCC, मिथ्योनिन, सिस्टीन। सिस्टीन सिस्टाइन में डिफरेंस देख लो। बेसिक में एक्स्ट्रा NH2 होता है। ठीक है। HLA क्या याद करोगे? HLA। एसिडिक है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है?
अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुना। हमारे पास एस्पार्टिक एसिड में आप एमिनेशन कर दो, कैसे कर रहे हैं देखना ध्यान से। हमने यहां पर क्या कर दिया, उसका नाम बदल के कर दिया एस्पार्जीन। कैसे बताता हूं, ये CH2 को के बाद CONH2 कर दिया, मतलब ये जो OH ग्रुप है ना, यहां पर अमाइड जोड़ दिया मैंने, NH2 अमीनो जोड़ दिया। तो अब ये एसिडिक अमीनो एसिड की जगह एक कंपाउंड बन जाता है जिसे अमाइड कहते हैं। ग्लूटामीन बन गया ग्लूटामिक एसिड से। तो ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर होगा CH2 CH2 CONH2। मैंने क्या किया है समझो, मैंने इस OH की जगह क्या जोड़ दिया है, NH2 जोड़ दिया है। तो एसिडिक अमीनो एसिड से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड्स को क्या नाम देते हैं, अमाइड्स। क्या नाम देते हैं, अमाइड्स। तो अमाइड्स वो अमीनो एसिड है जिसके R ग्रुप में NH2 CONH2 होता है, जिसके R ग्रुप में क्या चीजें होती हैं, CONH2 होता है, इसको कहते हैं अमाइड्स। अब जैसे क्योंकि एस्पार्टिक एसिड से बने हुए अमाइड का नाम एस्पार्जीन होगा, ग्लूटामिक एसिड से बने हुए अमाइड का नाम क्या होगा, ग्लूटामीन होगा। किसी को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, ये एसिडिक अमीनो एसिड को अगर मैं एमिनेशन कर दूं उसके R ग्रुप में, तो ये CONH2 बन जाता है। इनको क्या नाम देते हैं, दोनों को मिला के अमाइड्स। क्या नाम देते हैं, अमाइड्स। अमाइड्स और अमीनो एसिड में किस में नाइट्रोजन ज्यादा है, अमाइड्स में। समझ में आ रहा है, एस्पार्टिक एसिड में कितना अमीनो है, एक। कितना COH है, दो। सही है। ग्लूटामिक एसिड में कितने NH2 है, एक। कितने COH है, दो। दो कैसे, मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, ये वाले की बात कर रहा हूं। ये देखो, ये तुम्हारे पास एस्पार्टिक एसिड है, कार्बन देख लो कितनी है इसमें, सबको दिख रही है, चार। ठीक है, तो ये एस्पार्टिक एसिड है, इसमें कितने ये COH ग्रुप है, दो। कितने अमीनो है, एक। समझ में आ रहा है। ग्लूटामिक एसिड में भी कितने COH है, दो। अमीनो कितने, एक। सही है, लेकिन अमाइड में एक एक्स्ट्रा NH2 आ रहा है। सही है, एस्पार्जीन और ग्लूटामीन क्या है, अमाइड्स हैं। क्या है, अमाइड्स हैं, एस्पार्जीन और ग्लूटामीन। क्लियर है, बोलो। सही है, बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक एसिडिक अमाइड्स, सल्फर कंटेनिंग, एरोमेटिक, OH कंटेनिंग, ये लगभग सब पोलर में आ जाते हैं। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग कौन सा नॉन पोलर है, जिसके बीच में सल्फर है, कार्बन के बीच में, और वो कौन सा है, मिथ्योनिन। कौन सा है वो, मिथ्योनिन। ठीक है, बेसिक आइडिया सिर्फ आपको देखो, बहुत स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने होते, अपने दिमाग में क्या बिठाना है, नॉन पोलर वो होते हैं जिसका R ग्रुप हाइड्रोकार्बन है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, उसकी वजह से वो क्या करता है, किसी भी चेन में अंदर आने की कोशिश करता है। पहला पॉइंट, फोल्डिंग के वक्त। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर आप दो ऑयल की ड्रॉप अगर पानी में डाल दो तो वो जुड़ के एक सिंगल ड्रॉप बना देती हैं। इसका मतलब हाइड्रोफोबिक चीजें जुड़कर इकट्ठी होना चाहती हैं। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो साथ में बॉन्ड बनाते हैं जब प्रोटीन फोल्ड होती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। समझ में आ रहा है। मान लो ये वाला अमीनो एसिड एलानिन किसी चेन में 111 नंबर पे है, ये वेलिन किसी चेन में 213 पे है। ये दोनों साथ आना चाहेंगे क्योंकि दोनों हाइड्रोफोबिक है। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्योंकि मीडियम क्या है, पानी। कहां फोल्डिंग चल रही है सब, ER के ल्यूमन में, साइटोप्लाज्म में, तो मीडियम क्या है, पानी। तो पानी से दूर जाने का बेस्ट तरीका क्या है, खुद में क्लोज आ जाए। मेरी बात समझ पा रही है, बोलो बेटा, समझ में आ रही है वाला चीज। तो ये हो गया। तो नॉन पोलर के ये एग्जाम्पल है, पोलर में बहुत सारे आ जाते हैं लगभग। ठीक है, आप बेसिक आइडिया रखो कि बेसिक एसिडिक इवन अमाइड्स, सल्फर कंटेनिंग। एरोमेटिक छोड़ सकते हैं हम लोग, एरोमेटिक में ये टायरोसिन होगा जो पोलर होगा क्योंकि इस पे OH ग्रुप है, फिनाइलएलेनिन नॉन पोलर है। समझ में आ रहा है। ठीक है, OH कंटेनिंग सारे पोलर होंगे क्योंकि OH ग्रुप है, बॉन्ड बन जाएगा। तो नोट कर लो, यहां से क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे। एक साल एसिडिक आ गया, बेसिक आ गया, किसी साल एरोमेटिक पूछ देगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मुश्किल नहीं पूछता वो। बनाओ चलो, NCERT नहीं लाए, मांग लो किसी से। कोई भी नहीं लाया, जल्दी जल्दी दे दो भाई, दे दो उसको।
जल्दी करें बेटा, आगे चलेंगे। देख लिया? हो गया? लिख लो। यस, उससे ज्यादा पूछेगा नहीं, उसको पेपर बनाना है ना, और पेपर आसान बनाना है उसको। हाँ, कट ऑफ 650 चाहिए। ठीक है? हाँ बेटा, दोबारा उसमें बता रहा हूँ, प्रोटीन में प्रोटीन आ रहे हैं ना, उसमें बताएंगे। ठीक है? प्रोटीन में तो चाहिए ही वो, वहां बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक बॉन्ड नहीं बनाऊंगा आपको समझ नहीं आएगी बहुत सारे बच्चों को। जरा देखो भाई, ये लिख लिया सबने? आगे चलें, इसको लिखो। यहां से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। एरोमेटिक याद कर लोगे? फिनाइलएलेनिन टायरोसिन तो कर सकते हो, तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर है। एक ट्रिप्टोफान एक्स्ट्रा याद करना है। ये ये क्लास, ये पोलर है इसमें से मैक्सिमम। मैंने क्या किया, इनको ग्रुप कर दिया कि कौन कौन सा आर में क्या है। जैसे OH है किसी आर में, किसी में एरोमेटिक है, कोई सल्फर कंटेनिंग है, बेसिक है, एसिडिक है, तो ये आर ग्रुप पे बेस्ड है। ठीक है? इनमें से ये वाला जो है मेरे पास नॉन पोलर होगा, कहां गया? सल्फर कंटेनिंग में मिथ्योनिन हो गया। फिनाइलएलेनिन ये वाला, ये नॉन पोलर है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, एसिडिक बेसिक पोलर ही होते हैं, क्योंकि एसिड बेस पानी में घुल जाता है आसानी से। ठीक है? पानी में घुलना ना घुलना ही पोलर नॉन पोलर डिसाइड करेगा। पानी में कौन बॉन्ड बना लेता है? जो पोलर होगा, है ना? आप सॉल्युबिलिटी शायद यही पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, यही पढ़ते हो ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वो सॉल्युबल हो, ऐसे कुछ पढ़ते हो शायद? नहीं? हाँ, नहीं, आप लोग जैसे पानी में कोई चीज सॉल्युबल किस आधार पे कराते हो? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ऐसा कुछ करते हो कि कुछ और पढ़ते हो? नहीं तो क्या करता है वो? पानी में कुछ करता होगा ना सॉल्युबिलिटी। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे को जहां तक
मुझे याद है, मैंने जो 12th में पढ़ा था, मुझे ये याद है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इसलिए घुल जाता है, ठीक है, और कोई चीज सॉलिड लिक्विड गैस उसकी इंफा पे होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, उस चीज पे हमने पढ़ा था, जो हमें याद है थोड़ा बहुत वो बता रहा हूं। नहीं, अमीनो एसिड की तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अमीनो एसिड सिंगल मॉलिक्यूल है। देख मेरी बात समझ ध्यान से, स्टेबिलिटी किस किस चीज की स्टेबिलिटी देखते हैं, एक तो होता है कि किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी, एक होता है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। तो अमीनो एसिड सिंगल मॉलिक्यूल है, तो जब हम स्टेबिलिटी वगैरह की बात करते हैं तो हम मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे डीएनए की स्टेबिलिटी, प्रोटीन की स्टेबिलिटी। अमीनो एसिड की स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वो अकेला मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, इसके हिसाब से हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट, ये प्रॉपर्टीज बनाते हैं। समझ में आ रहा है? अमीनो एसिड की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं। ठीक है, लिख लो। सब ठीक भाई? कोई बात नहीं, अभी हंसो फिर तुम पे हंसेंगे लोग। जल्दी करो, पढ़ोगे नहीं ना। हाँ, सब घर में आसपास बात करेंगे, ये गया था पटना। हाँ, फिर 2 साल बाद फिर पटना जा रहा है, पहले गया था नीट के लिए, अब बीपीएससी के लिए जा रहा है, नहीं है? हाँ, तुम जाओगे गांव अपने तो लोग मजाक उड़ाया करेंगे, देखो ये आ गया, पटना गया था तीसरी बार, अब यूपीएससी के लिए गया था बीपीएससी के बाद। ठीक है, फिर 36 37 हो जाएगी एज, तो तुम जाया करोगे उसके लिए, लेक्चरार की जॉब के लिए, है ना? सब हो रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है बस, है ना? हाँ, अपना सुबह पढ़ाई करोगे, शाम में जोमेटो की डिलीवरी, है ना? हाँ, और जॉब भी ठंड में किया करोगे, क्योंकि मास्क वास्क मुंह ढक के मफलर से कोई पहचानेगा नहीं, है ना? यस। कुछ टाइम के बाद तुम इतनी डिलीवरी करने लगोगे, तुम्हें लगेगा यार लेक्चरर से ज्यादा तो मैं इसमें कमा ले रहा हूँ, और साथ में 1 2 बार ऑर्डर का खाना फ्री मिल जा रहा है ना? खाना दिया नहीं दूसरे का, खा लिया वहीं पे, है? डिटेल में देख रहा हूँ ना लिंक्डइन वगैरह पे, एक पोस्ट आया था, जोमेटो वाला बता रहा है कि मैं जो है 60 70 हजार रुपए कमाता हूँ, ऐसे बता रहा था, बताओ। सीरियस ना लेना भाई, पढ़ाई करो, ठीक है? हाँ, नहीं तो घर वाले बहुत मारेंगे, कहेंगे तू प्लेट तो उठाता नहीं अपनी खाना खा के, और तू जोमेटो की डिलीवरी कर रहा है, नहीं? हाँ, क्योंकि तुम अपने आप से खाना तो लेते नहीं हो, और दूसरे का खाना डिलीवर कर रहे हो। चलें? चलिए, आपको सिस्टीन सिस्टाइन में डिफरेंस समझ में आ गया? ये आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, सिस्टीन सिस्टाइन, ठीक है? ये वाली बात आपको कहां मिल जाएगी? केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में, सिस्टीन सिस्टाइन, ठीक है? हाँ बेटा, भाई मैं कह रहा हूं बॉन्ड यहां से बनेगा, ये नहीं बनाएगा, लेकिन टर्मिनल पे अगर तेरे पास OH ग्रुप है, जैसे ये है आर में, ये बॉन्ड बना लेगा, OH होता तो बॉन्ड बना लेगा, बीच में होने की वजह से वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये कह रहे हैं। बॉन्ड बनाने के लिए वो टर्मिनल चाहिए, आखिरी हिस्से पे होना चाहिए। पर इतना डिटेल तेरे से कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ नाम याद कर, सल्फर कंटेनिंग MCC, HLA, बेसिक, एसिडिक, AG, अमाइड, एस्पार्जिन और ग्लूटामीन। ठीक है, मेरी बात सुनो, एक अमीनो एसिड होता है प्रोलीन, प्रोलीन को अमीनो एसिड कहते हैं, अमीनो की जगह, सुनेंगे सारे बच्चे? प्रोलीन ये रहा NH2, C, COH, ये H है, और यहां इसके पास ये CH2 है, ये CH2 है, और यहां CH3 है। मेरी तरफ बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, क्या हुआ है प्रोलीन में, ध्यान सुनेंगे, ध्यान से देखें सब लोग, क्या हुआ है प्रोलीन में, ये जो CH3 है ये वाला,
और ये NH2 ने बॉन्ड बना लिया है। तो जब NH2 बॉन्ड बना लेगा तो NH रह जाएगा और CH3 क्या रह जाएगा, CH2, और इनके बीच में बॉन्ड बन गया है। तो जिसका अमीनो ग्रुप है ना, बॉन्ड बना चुका है, ठीक है, और वो रह गया वहां पर NH। इसलिए प्रोलीन को अमीनो एसिड ना बोल के अमीनो एसिड बोल देते हैं। किसी को समझ में आया क्या हुआ? इसका ये जो R ग्रुप था, R ग्रुप ने घूम के ऐसे बना लिया। इससे क्या होगा, सुनेंगे ध्यान से। प्रोलीन कभी भी चेन में बीच में आएगा ही नहीं। अगर उसको चेन के बीच में आना है तो उस पर COH और NH2 दोनों ग्रुप होना चाहिए, तभी बीच में आएगा। ये हमेशा कहां पर आएगा, साइड में आएगा। कहां पर आएगा, साइड में, किसी चेन की लास्ट में होगा, या सॉरी स्टार्टिंग में होगा, ऐसा कुछ होगा। मैं बताता हूं कैसे। पहले आपको अमीनो एसिड का मतलब समझ में आया। NH2 को कहते हैं अमीनो और NH को बोलते हैं आइमीनो। सही है। ये कहां पढ़ा होगा तुमने, कोऑर्डिनेशन में, जहां तक मुझे यार समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन में नहीं पढ़ा, नोमेनक्लेचर वाले में। नोमेनक्लेचर वहां पढ़ाया जाता है। किसी बात कर रहा है, सर ने गाने सुनाए होंगे। मेरे हिसाब से है शायद। चलो, अरे भाई अमीनो आइमीनो में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बस तुम्हें समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। चले आगे चलेंगे। चले, हो गया इतना। किस अमीनो एसिड को आइमीनो एसिड कहते हैं? प्रोलीन। याद रहेगा, ठीक है। अमाइड्स याद रहेंगे, बेसिक याद रहेगा, एसिडिक याद रहेगा, एरोमेटिक, यस, सल्फर कंटेनिंग MCC, OH कंटेनिंग TTS, TTS में ऐसी याद है, थ्रियोनिन। दूसरा T है टायरोसिन। एक याद करना आपको, थ्रियोनिन। क्या याद करना है, थ्रियोनिन। भाई टायरोसिन और सीरीन तो याद है हमें। टायरोसिन क्यों याद है, क्योंकि फिनाइलएलेनिन से बना था। सीरीन इसलिए याद है क्योंकि स्ट्रक्चर दे रखा है। हाँ बेटा, ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। चलेंगे आगे, लिख लो जल्दी से, आगे चल रहे हैं। और ये लास्ट स्लाइड लिख रहे हैं, अमीनो एसिड की प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, जल्दी करेंगे सब लोग। लास्ट स्लाइड लिख के हम लोग प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं। जल्दी करो बेटा, फास्ट। लिख लिया सबने? एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। एक छोटा सा पैराग्राफ है, तीसरा पेज है, सेकंड और थर्ड पेज पे लिखा हुआ है। बायोमोलिक्यूल पढ़ो अब एनसीईआरटी सिर्फ इसी पेज पे बेटा। पीछे 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 जा। ये कौन सा पेज है? ये वाला सेकंड पेज जो है ना, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का सेकंड पेज, उसमें नीचे लिखा हुआ, नीचे से स्टार्ट करो, पढ़ो एक बार। क्या लाइन नहीं समझ में आ रही? बायोमोलिक्यूल चैप्टर के, हाँ पढ़ो, क्या लाइन नहीं समझ में आ रही, बताओ मैं। पढ़ो उसे, वहां से बात बना रहे हैं, यहां से पढ़ना है, यहां से। पेज 105 पुरानी एनसीईआरटी है? नहीं, नई वाली में 105 है, पुरानी वाली में है 1, अच्छा हाँ 143, ओल्ड वाली में 143, नए वाले में 105। मिल गया? कोई लाइन है पूछने के लिए? पढ़ो, लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, यहां है लास्ट पैराग्राफ। सोचो तुम लोग यहां ऐसे नहीं खोज पा रहे हो, तुम नीट में कैसे खोजोगे? इसलिए पढ़ के जाना। तुमको एनसीईआरटी दे भी दी तो तुम नहीं खोज पाओगे, फेल हो जाओगे। नहीं है, नहीं खोज पाएगा, मैं बता रहा हूं। खराब हो जाता है पेपर, जब चीटिंग करने को मिलती है ना तो पेपर खराब हो जाता है। पेपर उसी का ठीक होता है जिसको सिर्फ पास होना हो, बाकी सबका पेपर खराब होता है जब चीटिंग करने को मिलती है। अरे नहीं होता उससे कुछ। ओपन बुक में फिर ये क्वेश्चन नहीं आते। ओपन बुक एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें वो केसेस आते हैं, हाँ, कि आपको एक डिजीज कैसे कहेगा, एक पेशेंट था उसको ये डिजीज डिटेक्ट हुई, तो उसमें तो ओपन बुक से क्या कर लेगा तू उसको, उससे कुछ नहीं आएगा। बाहर की कंट्रीज में जो एग्जाम होते हैं उनका केस बेस होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ डाटा ज्यादा होता है। पढ़ लिया सबने? जूटर आयन वगैरह देख लो। एरोमेटिक एग्जांपल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी ने, बेसिक दे रखे हैं, यस, एसिडिक दे रखे होंगे। क्लियर है? हो जाएगा?
एरोमेटिक तीनों लिखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसका फोकस रहेगा एरोमेटिक, दे दी पिछली बार उसने बेसिक दिया है, इस बार उसका एरोमेटिक पे फोकस रहेगा। इस बार ज्यादा डाटा ही नहीं है देने के लिए क्वेश्चन। जिटर आयन का डायग्राम देख लो। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आप क्वेश्चन बनाएंगे। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड लिख लो इनसे, ये आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे क्वेश्चन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफान, ऑक्सिन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफान, T3 T4 डोपामीन, हाँ भाई बताओ, डोपामीन, मेलानिन, क्या है, क्या नाम है उसका अमीनो एसिड का, टायरोसिन। फिनाइलएलेनिन क्यों है, टायरोसिन। अमीनो एसिड प्रोलीन, बेसिक अमीनो एसिड HLA, लाइसिन एंड आर्जिनिन, एसिडिक एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एमाइड्स एस्पार्जीन एंड ग्लूटामीन, एरोमेटिक टायरोसिन, फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफान, सल्फर कंटेनिंग मिथ्योनिन और सिस्टीन, सिस्टाइन भी। ध्यान रखना सिस्टीन सिस्टाइन में क्या फर्क है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्लाइसिन, आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम। अब सुन लो ध्यान से, एस्पार्टिक एसिड या शायद फिनाइलएलानिन, दो अमीनो एसिड मिलाकर आर्टिफिशियल स्वीटनर बनता है। अब इसको नहीं करें तो चल जाएगा क्योंकि आपका केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हट चुका है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं, जो जीभ पर मीठे लगते हैं पर कैलोरीज नहीं देते, वो होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। कई टाइप के होते हैं, उसमें एक होता है कि जिसमें दो अमीनो एसिड जुड़ के कंपाउंड बना है, डाइपेप्टाइड होता है, वो एज अ स्वीटनर यूज करते हैं, उसका नाम एस्पार्टेम है। क्या नाम है, एस्पार्टेम, ठीक है। एस्पार्टेम नाम से आता था, एक एस्पार्टिक एसिड और साथ में शायद फिनाइलएलानिन है, ये दो कंपाउंड होते थे, उसमें दो अमीनो एसिड मिलके एक आर्टिफिशियल स्वीटनर बनता था, ठीक है। क्लियर है, बोलो सही है। चलें आगे, चलिए नोट कर लीजिए, आगे चल रहे हैं। ये एक वो टॉपिक्स हैं जहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा, इनको रीड जरूर करना है। क्लियर, चलें आगे, कोई रह गया, पुराने नोट्स हैं ये, मैं कम पढ़ा रहा हूं पर उससे सेम है, अब कम पढ़ाऊंगा, सेम नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। चलिए आगे चलेंगे, लिख लिया। सल्फर कंटेनिंग याद रहेगा, न्यूट्रल नॉन पोलर, यस, न्यूट्रल ही नॉन पोलर है तेरे, ये जो नॉन पोलर है ना यही न्यूट्रल है। उसमें क्या एग्जांपल दिया न्यूट्रल का, वैलिन दिया है, हाँ ठीक है, हाँ न्यूट्रल ही नॉन पोलर है तेरा। अब अगर तेरे से पूछा जाए, ध्यान सुनेंगे, अमीनो एसिड न्यूट्रल कैसे हो सकता है जब वो ज्यूटरायन बनाएगा, तो न्यूट्रल नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है, वो आर ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अमीनो एसिड में NH2COH ग्रुप है तो रिएक्ट करने के लिए, पानी में घुल जाएगा, बॉन्ड भी बना लेगा। लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं ना हम, एरोमेटिक, सॉरी ये एसिडिक बेसिक, ये सब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर ग्रुप के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, हाँ क्यों बताते हैं, लिख लो जल्दी। बॉन्ड्स बनाते हैं अमीनो एसिड में, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट। बच्चे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी आप आज प्रोटीन की पढ़ पाएंगे। अमीनो एसिड प्रोटीन रीड करें कृपया करके आज, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सभी बच्चे अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल कर लें, जो जो टॉपिक हो रहा है एक छोटा पेज वहां पे लगा दें, 2 पेज के पूरे नोट्स जो आपने बायो में पढ़ा और वहां कुछ एक्स्ट्रा मिला उसको लिख के याद कर लें वहीं पे, ठीक है। बाद में जब होगा वो होगा, बाद की बात है, उसको अभी खत्म कर लें। हाँ बेटा बोल। अमीन बनाना है, अमीन बनाने के लिए क्या ग्रुप हटाऊं, COH की NH2, COH हटाना पड़ेगा ना।
अगर किसी अमीनो एसिड को मुझे अमीन में कन्वर्ट करना है, अमीनो एसिड को, तो कौन सा ग्रुप हटाऊंगा? एसिड हटाऊंगा ना। बोलो, अगर किसी अमीनो एसिड को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? अरे वो कौन सा एबीसीडी? अरे उतनी थोड़ी याद है अब। एबीसीडी कौन देख रहा है? कोई नहीं। हाँ बेटा, है हिस्टीडीन तो है ही। किसमें? हिस्टीडीन में नहीं, वो अलग है, आर ग्रुप है वो। हिस्टीडीन का आर ग्रुप और उसका NH2 रिएक्ट नहीं करते। यहां पर क्या हुआ है प्रोलीन में? आर ग्रुप और उसका NH2 रिएक्ट किया है। ठीक है, हाँ बोलो क्या कर रहे हैं बेटा? क्यों? फंक्शन अमीनो एसिड में? बेटे मेरी बात समझ ध्यान से। आप लोग मुझे बताओ, मीथेन और मान लो मिथाइल में डिफरेंस नहीं है? तो कोई भी ग्रुप हटा दे। एक्चुअल में क्या होता है हम लोग, हाँ एक्चुअल में क्या होता है मैं तेरे को भी बताता हूँ, देख सुन ध्यान से। क्या होता है हमारे अंदर जो बॉडी में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो डेरिवेटिव्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम हार्मोन्स पढ़ते हो, तो हार्मोन्स में बहुत सारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। और कोई चीज काम जब कैसे, हार्मोन कैसे काम करता है? रिसेप्टर पे बाइंड करता है। कहाँ बाइंड करता है? रिसेप्टर पे बाइंड करता है। तो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो हिस्टिडीन से बाइंड नहीं कर सकता, हिस्टामीन से कर सकता है। क्योंकि रिसेप्टर्स क्या होती है? प्रोटीन होती है खुद से। रिसेप्टर क्या होती है? प्रोटीन होती है, उनकी एक शेप होती है। तो ये जो सारी चीजें है ना, केमिकली भी है और शेप वाइज भी है। तो जो कंपाउंड बनेगा उसकी शेप और केमिकली ऐसा है कि वो रिएक्शन करा पाता है। ये ऐसे डिटरमाइन होता है और कोई तरीका नहीं है। क्लियर है? मैक्सिमम चीजें प्रोटीन ड्रिवन है। यहां पे आओ भाई, बनाओ ये बनाए। दो अमीनो एसिड है, इनके बीच में बॉन्ड क्या बनेगा? अमाइड, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड इज नथिंग बट अमाइड बॉन्ड। यस। तो इसको अपने ने यहां क्या लिख दिया? C डबल बॉन्ड O, और यहां NH लिख दिया। देख लो इधर, यहां से OH चला गया और यहां से क्या चला गया? H चला गया। इसको थोड़ा सा ऐसे खोल के लिख दे, यहां NH और यहां H। ठीक है, तो क्या निकल गया यहां पर? पानी। क्या निकल गया यहां पर? पानी निकल गया, -H2 हो गया। तो ये बॉन्ड जो बना है, इसको बॉन्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड नाम दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? CONH बॉन्ड को क्या लिख रहे हैं यहां पर? पेप्टाइड बॉन्ड लिख रहे हैं। ये दिख रहा है सबको? इस बॉन्ड को हमने क्या नाम लिख दिया बेटा? इस बॉन्ड को हमने नाम लिख दिया पेप्टाइड। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हमारे पास दो अमीनो एसिड लिंक हुए हैं, दो अमीनो एसिड मैंने लिंक कर दिए हैं। जब जोड़ दिए तो बॉन्ड का नाम पेप्टाइड है, तो बॉन्ड है पेप्टाइड। और वो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं? पेप्टाइड बना है एक। लेकिन कंपाउंड का नाम डाई पेप्टाइड, ये मिसनोमर है। कंपाउंड क्या है? डाई पेप्टाइड है। डाई पेप्टाइड का वैसे मतलब होना चाहिए था 3 अमीनो एसिड 2 पेप्टाइड बॉन्ड। सही है? पर यहां डाई पेप्टाइड का मतलब क्या है? 2 अमीनो एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है? कंपाउंड डाई पेप्टाइड है जो इसमें कितने अमीनो एसिड हैं? 2 अमीनो एसिड। जैसे अगर आपको याद हो, डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर था क्योंकि वो रात में नहीं हो रहा है। सही है? ऐसे ही डाई पेप्टाइड शब्द मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब गलत नाम है। क्यों गलत नाम है? क्योंकि डाई पेप्टाइड से मनना चाहिए था 2 पेप्टाइड बॉन्ड, पर डाई पेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब मैं चाहूं तो चेन बना सकता हूं पूरी। कैसे? देखो, आप चाहो तो यहां एक और अमीनो एसिड जोड़ सकते हो। यस। अगर आप एक और अमीनो एसिड जोड़ोगे तो इस तरीके की चेन बन जाएगी आपके पास पूरी। ऐसी एक चेन बन जाएगी जिधर एक तरफ ये वाला ग्रुप होगा NH2, एक अमीनो एसिड का, और ये मेरे पास क्या होगा? COH होगा। और यहां पर मेरे पास यहां R ग्रुप होंगे, R1, R2, R3, ऐसे ऐसे करते हुए RN। इस चेन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इस चेन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। यस, पॉलीपेप्टाइड चेन है।
पॉलीपेप्टाइड चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में हमारे पास एन अमीनो एसिड है। कितने अमीनो एसिड है? एन अमीनो एसिड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो गए? N-1। पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो गए? N-1 हो गया। किसी को समझ में आ रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो गए? N-1 हो गए। ये समझ में आ रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूं, एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा ये है, मैंने इनके बीच में बॉन्ड बनाया। कैसे? COH ग्रुप रिएक्ट किया NH2 से, तो पानी निकल गया। अब मैं चाहूं तो एक और अमीनो एसिड यहां जोड़ सकता हूं ऐसे करते हुए। इसको हम COH ग्रुप जो आखिरी होता है, इसको हम C टर्मिनल बोल सकते हैं, क्योंकि COH ग्रुप है। इसको हम क्या बोलेंगे? N टर्मिनल। यहां तक समझ में आ रही है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम क्यों बार बार ये पढ़ रहे थे कि R ग्रुप रिएक्ट करेगा। अगर आप इस चेन को ध्यान से देखो, अमीनो एसिड के ये COH ग्रुप और NH2 ग्रुप बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। खाली कौन है? सिर्फ R ग्रुप। इसीलिए हम सब कुछ R ग्रुप की रिएक्टिविटी पे बात कर रहे थे कि R ग्रुप में OH है, R ग्रुप बेसिक है, R ग्रुप एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड जब जुड़ जाता है तो क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। कौन क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये कौन बनवाएगा? राइबोसोम। कौन बनवाएगा? राइबोसोम। ये पेप्टाइड बॉन्ड राइबोसोम बनाता है। ऐसा कोई और चीज नहीं है जो पेप्टाइड बॉन्ड बना दे। राइबोसोम चाहे साइटोप्लाज्म में हो, राइबोसोम चाहे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में हो, वो क्या बनवाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। क्लियर है? कब? प्रोटीन सिंथेसिस के समय। हमेशा याद रखो, राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाता, राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। जब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड करके काम करती है तब उसे प्रोटीन बोलते हैं। किसी को मेरी बात समझ में आई है? राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड चेन बनवाता है। कैसे? वो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ता है। अमीनो एसिड को आपस में जोड़ता है। जब वो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ेगा तो क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अभी ये प्रोटीन नहीं है, अभी ये प्रोटीन नहीं है। जब ये फोल्ड होके काम करेगी तब इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। डिफरेंस है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में। पॉलीपेप्टाइड चेन वो है जो राइबोसोम बनाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन वो है कि जो mRNA की वजह से बनेगी। पॉलीपेप्टाइड चेन वो है जो DNA बताएगा कि कौन सा अमीनो एसिड कहां जोड़ना है। सही है? लेकिन उसको फाइनली काम कराने के लिए हो सकता है मॉडिफाई करना पड़े, गोल्जी करे उसे, हो सकता है फोल्ड करना पड़े, जो ER के ल्यूमन में होता है। याद आ रहा है किसी को? बोलो, ये वाली बातें याद आ रही हैं? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन पढ़ रहे हैं। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड। और अमीनो एसिड की जब चेन बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। एक तरफ NH2 होगा और एक तरफ COH होगा। क्लियर है? यस? समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। 100 अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड 99। ठीक है? कोई ऐसा एंजाइम है जो सेल के बाहर प्रोटीन बना सकता है? या सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? कोई साइंटिस्ट जेनेटिक कोड में नाम दे रखा है? ओकोवा नहीं है, सिविरोको नहीं है, और का है? नहीं, सिविरोको तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस है। नीरनबर्ग है। नीरनबर्ग ने सेल फ्री सिंथेसिस का मतलब उन्होंने बीकर के अंदर प्रोटीन बनाने का मेथड खोज लिया था। नहीं तो नॉर्मली ये चेन कहां बनती है? सेल के अंदर। सेल के अंदर कौन बनाता है? राइबोसोम। कौन बनाता है? राइबोसोम। सिर्फ राइबोसोम के पास एबिलिटी है कि वो कौन सा बॉन्ड बना सकता है? पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है। सही है? क्लियर है? हम लोग नहीं बना सकते पेप्टाइड बॉन्ड। हम इंसुलिन कहां बनवाते हैं भाई? इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड है? कौन बताएगा? 51। अमीनो एसिड कितने होते हैं? 51। मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। अमीनो एसिड इंसुलिन में 51 होते हैं। हम 51 अमीनो एसिड लैब में चाहे तो जोड़ सकते हैं, पर लैब में जोड़ने की कॉस्ट उसकी मान लो 1 लाख रुपए आ जाए, और बैक्टीरिया में बनवा रहे हैं तो वहां 5 रुपए में बन रहा है। ठीक है? तो कोई चीज तभी प्रॉफिट देगी जो सस्ती हो। समझ में आ रहा है? तो पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा नहीं लैब में नहीं बनवा सकते, पर कॉस्ट नहीं आएगी। इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हम ऑर्गेनिजम्स में बनवाते हैं। जब वो है बनाने के लिए तो हमें क्या जरूरत है लैब में बनाने की? समझ में आया नहीं आया? बोलो।
सही है, ठीक है, बनाओ। लिख लिया बेटा? चले आगे, चलिए आइए प्रोटीन पढ़ते हैं। लिख लो बेटा जल्दी से, प्रोटीन पढ़ते हैं, हेडिंग डालो प्रोटीन। हाँ भाई, ध्यान से देखते चलें, जो जो पॉइंट्स बताऊंगा ध्यान सुना। सबसे पहले प्रोटीन ऑब्टेन इन, कहां पर? एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। एसिड इनसॉल्युबल पूल, उसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डेल्टन या 1000 डेल्टन, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोल रहे हैं? मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोल रहे हैं। हाँ भाई, इधर सुने ध्यान से, सुनो सब लोग। एक वर्ड होता है हेट्रो और होमोपॉलीमर, सुनेंगे सब लोग? बोर्ड पे ध्यान दो। अगर हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, अगर हमारे पास स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च, सुने सब लोग प्लीज ध्यान सुनेंगे। अगर हम स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च में क्या होता है? ग्लूकोज बार बार रिपीट होता है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज बार बार रिपीट होता है, ये होमोपॉलीमर होता है। सही है। प्रोटीन क्या है? एक हेट्रोपॉलीमर है। कितने अमीनो एसिड रिपीट हो सकते हैं? 20। तो प्रोटीन क्या है हमारे पास? किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का। तो ये अमीनो एसिड का कैसा पॉलीमर है? हेट्रो। अमीनो एसिड का कैसा पॉलीमर है? हेट्रोपॉलीमर है। यस, क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। ठीक है। टोटल कितने अमीनो एसिड रिपीट हो सकते हैं? 20। तो टोटल अमीनो एसिड है 20, 20। सही है। जो रिपीट होते हैं, है ना, जो बना सकते हैं, कैन फॉर्म प्रोटीन। यस। अब सुने ध्यान से, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड कहां आता है? आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? हाँ, अब ठीक है। हाँ, आवाजें आएंगी भाई। अभी जो है ना, जनवरी फरवरी से तेज आवाजें, है ना, मार्च में चीखें आएंगी अंदर से। ठीक है। हाँ, और वो जरूरी है। हाँ, जब अप्रैल आएगा ना, तो अचानक रात में नींद खुल जाए करेगी। हाँ, सही है। और चैनल खोल के देखोगे कोई सेशन चल तो नहीं रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, रात में बैठे रहते हैं बच्चे कुछ, और कुछ ऐसे हैं कि वो लाइव व्लॉग चला रहे हैं पढ़ाई का, और कुछ देख रहे हैं उसे, पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये ठीक है, अच्छा है ना? सब लोग पढ़े ध्यान से। अमीनो एसिड क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। साइंस सुनना बेटा, अमीनो एसिड हेट्रोपॉलीमर है। कौन डिसाइड करता है कौन सा अमीनो एसिड कब आएगा? डीएनए। तो जो डीएनए है बेटा, ध्यान सुनेंगे, डीएनए डिसाइड करता है किसका सीक्वेंस? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कौन डिसाइड करता है? डीएनए। अब ध्यान से सुनना, डिफरेंस है प्रोटीन में। मैं जो बातें बोलूंगा समझना। ये मेरे पास एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, इसको कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। जब ये फोल्ड हो जाती है ऐसे, ये फोल्डेड हो गई एंड फंक्शनल हो गई। ज्यादा जरूरी है फंक्शनल होना।
फोल्डेड एंड फंक्शनल फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। कुछ डीप बातें यहां पर बतानी है आपको। सबसे पहले, अगर प्रोटीन फोल्ड होके फंक्शनल हो रही होती तो किसी भी तरीके से फोल्ड होने से फंक्शनल हो जाती है। यहां पर ध्यान रखना है कि फोल्डिंग सही होनी चाहिए। फोल्डिंग कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। गलत फोल्डिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है प्रायोन्स। प्रायोन्स एक गलत फोल्डेड प्रोटीन है जो दूसरे को प्रॉब्लम कर रही है। उसके अलावा यदि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन गलत फोल्ड होगी तो वो काम नहीं करेगी। तो हम यहां लिख रहे हैं फोल्डेड एंड फंक्शनल। ज्यादा जरूरी टर्म है फंक्शनल। ठीक है, अब मेरी बात सुने ध्यान से। कोई स्टेट चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको प्रोटीन बोल सकते हैं जब वो स्टेट चेन में ही फंक्शनल हो जाए। बहुत सारे ऐसे हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन में ग्रोथ हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी से निकलता है, वो ग्रोथ हार्मोन जो है उसका सिर्फ स्टेट चेन स्ट्रक्चर होता है, उसको फोल्डिंग की भी जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फोल्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि काम हो उसका। बहुत सारी प्रोटीन को फोल्डिंग की जरूरत है, या मोस्ट ऑफ द प्रोटीन को जरूरत है। कई प्रोटीन बिना फोल्ड हुए भी काम कर लेती हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि पॉलीपेप्टाइड की फोल्डेड और फंक्शनल फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास प्रोटीन शब्द के क्या क्या मीनिंग है जरा समझना, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे प्रोटीन शब्द का मतलब होता है, मेरे पास ये एक सिंगल सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, यस, जो कैसी है? फोल्डेड है, और साथ के साथ क्या है? फंक्शनल है। किसकी जिम्मेदारी है सही फोल्ड कराने की? ईआर की। किसकी जिम्मेदारी है? ईआर की। अब सुनना ध्यान से, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी है। अब इसको प्रोटीन कह रहे हैं, यस। तो इसका मतलब इसमें एक प्रोटीन में कितनी पॉलीपेप्टाइड हो गई? दो पॉलीपेप्टाइड हो गई, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो फिर उस केस में एक सिंगल को हम नाम दे देते हैं सब यूनिट। समझ में आया नहीं आया? यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान सुने, मैं यदि आपको डिफाइन करने को कहूं प्रोटीन क्या होती है, पहला, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। ये बात समझ में आ रही है? पॉलीपेप्टाइड चेन नॉर्मली एक ही होती है। यदि एक से ज्यादा हो तो उन पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन की सब यूनिट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सब यूनिट। बेस्ट एग्जांपल हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तब जाके हमारे पास ग्लोबिन प्रोटीन बनी है। समझ में आ रहा है? बोलो, सही है? तो क्या अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाए सही है कि ऑल प्रोटीन्स हैव वन पॉलीपेप्टाइड चेन? गलत है। सही है? बात समझ में आ रही है? बोलो, सही है? तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होके फंक्शनल होगी तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। अगर प्रोटीन का फंक्शन लॉस करना है, ठीक है, तो उसकी क्या खराब हो जाती है? फोल्डिंग खराब हो जाती है। क्या खराब हो जाती है? फोल्डिंग खराब होती है, जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जिसको हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। लिखिए ध्यान से, आगे चलेंगे जल्दी। फोल्डिंग कौन करा रहा है ऑर्गेनल में? ईआर। ईआर के ल्यूमन में कहां होती है? ईआर के ल्यूमन में। ईआर का ल्यूमन हेल्प कर रहा है फोल्डिंग में। ठीक है, चलें आगे। राइबोसोम क्या बनवाता है? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और वो बन के कहां जाती है? ईआर के ल्यूमन में। फिर वहां जाके वो क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। तो क्या बन जाती है? प्रोटीन बन जाती है। जल्दी करिए।
अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, कि यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एंजाइम समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि प्रोटीन क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि एंजाइम समझा सके। यहाँ तक हो गया? आपको सब यूनिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जैसे राइबोसोम में भी सब यूनिट होती है, तो किसी भी चीज की सब यूनिट कब होती है? जब कंप्लीट स्ट्रक्चर में 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 4 पार्ट हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सही है। तो प्रोटीन में एक से ज्यादा सब यूनिट पॉसिबल है। क्लियर? हाँ बेटा। सारी फंक्शनल भी हो सकती है, अलग अलग पार्ट होता है। तो वो स्ट्रक्चरल पार्ट बना देगा। स्ट्रक्चरल पार्ट असल में क्या होता है, फंक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है सिर्फ स्ट्रक्चर बना के, और एक होता है प्रॉपर एज अ एक्टिव साइट की तरह काम करना। सही है? तो सारी सब यूनिट पर एक्टिव साइट हो कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? पर नॉर्मली बहुत सारी ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। जब अब तो नहीं पढ़ते हैं हम लोग ये चीज, हम एक टाइम पे हम पढ़ाते थे आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर। तो आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम की भी अपनी सब यूनिट्स होती थी, अल्फा 2 बीटा, बीटा डैश, ओमेगा करके, किसी को याद भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें अलग अलग सब यूनिट होती है, उसका अलग अलग काम भी होता है। कई बार क्या होता है, डिफरेंट सब यूनिट सिर्फ स्ट्रक्चर बनाती, काम नहीं करती। ये पॉसिबल भी है। ठीक है, चलेंगे आगे, चलेंगे और आते हैं इस पे। चलें आगे भाई। हैं? तुम लोग ऐसे सोए सोए से क्यों लग रहे हो? ऐसा टॉर्चर किया हुआ ऐसा लग रहा है, सुबह सुबह 8 बजे बुला के यहाँ पे। नहीं है? रिलैक्स नहीं मिल रहा है? 8:30 चालू होती तो अच्छा लगता है। आ जाओ। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। 8:30 कैसे होगी बेटा? किसने कहा है? अरे वो एमडी सर, भाई मेरी बात समझिए। एमडी सर को जो चोट लगी हुई है, उनको सुबह 1.5 घंटा चाहिए होता है वो ड्रेसिंग वगैरह ठीक करने में। उनको क्या करना पड़ता है हाथ में, कि वो सिकाई वगैरह करते हैं। तो उनको अगर मान लो 8 बजे की क्लास है, तो उनको 6 बजे उठ के वो बैंडेज वगैरह हटा के उसकी थोड़ी सी सिकाई, वो उसमें टाइम लगता है, इसलिए वो 8:30 उनके लिए किया था। तुमको कैसे लगा कि 8:30 से होगा? पिछली बार आया ना? मैं एक बार पूछता हूँ यार, ये क्यों क्यों किया है ऐसा? तुम 8:30 बजे भी लेट आओगे? हैं? किसने किया ये, मुझे समझ नहीं आया। नहीं तो अभी शेड्यूल 8:30 आया है। अच्छा रुको, अच्छा क्या तूने बता दिया। पढ़ाई करो बेटा, एक फिक्स रखो, 8 बजे पढ़ा करो। हाँ, ये कोई तरीका थोड़ी है। हाँ, चलो पढ़ेंगे। इधर आ जाओ, इधर आओ भाई। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, अरे इधर देखो। एनसीईआरटी कहती है कि इनऑर्गेनिक में, या छोड़ दें उस पर बात करते हैं। देखो इधर, हमारे पास लेवल ऑफ स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले मेरे पास होता है 1 डिग्री स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। पहले समझ लो, फिर मैं इसकी क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं। अरे भाई बात नहीं करो, खुद से डिसाइड कर लेते हो सब कुछ। इधर देखो, मेरे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यहां NH2 है और यहां क्या है? COH है। इधर R ग्रुप है। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसको 1 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड। बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड। ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है सिर्फ। क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है। ठीक है, क्लियर है? इसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है। इसमें एक साइड में क्या है? एक साइड में एन टर्मिनल है और दूसरी साइड में एंड अनदर साइड जो है उसमें सी टर्मिनल है। सी टर्मिनल R1 का है कि RN का है? हाँ भाई, मैंने क्या पूछा है? सी टर्मिनल जो COH ग्रुप है, वो पहले अमीनो एसिड का है कि लास्ट वाले का है? लास्ट वाले का है। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? लास्ट वाले का, RN का है वो। और जो NH2 ग्रुप है वो किसका है? R1 का है। ये वाली बात समझ में आई है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है,
कुछ प्रोटीन, कुछ, देखो मेरी बात समझो, अगर मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन ही प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन ही प्रोटीन है, इसका सीधा मतलब होता है कि 1 डिग्री स्ट्रक्चर फंक्शनल है। मेरी बात समझो यहां पे, मेरी बात समझ में आई किसी को? अगर हम ये लिख रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन ही प्रोटीन है, समझो, और वो भी उसके विदाउट फोल्डिंग, तो इसका मतलब 1 डिग्री स्ट्रक्चर ही क्या है? फंक्शनल है। पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री स्ट्रक्चर ही इसका क्या है? फंक्शनल है। अब हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन जब फोल्ड करती है तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे 2 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 डिग्री का मतलब है सेकेंडरी। बायो में नॉर्मली सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, क्या मतलब होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हमारे पास क्या होता है, अमीनो एसिड की चेन जो है, मान लो ऐसे, वो इस तरीके से बेंड कर जाती है, इधर देखेंगे सारे, इस तरीके से ऐसे घूम जाती है, ऐसे, ठीक है। यहां पर हमारे पास इस तरीके से चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। जब ये ऐसे बॉन्ड बना रही होती है तो आर ग्रुप इससे बाहर की तरफ होते हैं। आर ग्रुप कहां की तरफ होते हैं? बाहर की तरफ होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स बोल रहे हैं। इसमें बॉन्ड कौन कौन से हैं? पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां तक समझ में आ रहा है? डीएनए कैसा कॉइल था? लेफ्ट हैंडेड था, राइट था? राइट था। तो ये लेफ्ट हैंडेड होता है। ये क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो, मैं ये कह रहा हूं बेटा, क्या लिखा है हमने? किसी और एनसीईआरटी में चेक करो एक बार, मुझे गड़बड़ लग रहा है। हाँ राइट है, डीएनए का उल्टा है। डीएनए लेफ्ट हैंडेड है ना? चेक करो, एनसीईआरटी चेक करो, प्रोटीन के लिए क्या लिखा है? राइट हैंडेड लिखा है, राइट लिखो फिर, ठीक है। कुछ उल्टा है इसमें, मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों उल्टा है। राइट लिखा है इसमें, लेफ्ट किसी पुरानी एनसीईआरटी में? कुछ उल्टा है। चलो ठीक है, मुझे क्रॉस चेक करने दो, क्योंकि मैंने कहीं पर उल्टा देखा इसको, और वो रिसेंट देखा मैंने। चलो छोड़ो, अभी इसको यहाँ लिख लो ऐसे। सुनो, पहले बात तो सुनो, छोड़ दो उसको, एक बार मेरे को क्रॉस चेक करने दो। कुछ गड़बड़ है इसमें। एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स लेफ्ट राइट दोनों होते हैं। बस ये चेक करना है कि मोस्टली कौन सा होता है, ठीक है, क्योंकि वही आंसर होगा आपका। इधर देखें भाई, है? अरे ओनली नहीं होता यार, मैं बताऊंगा ना, शांति तो रख, मैं बता रहा हूँ, सुन ध्यान से। वो इस पे बहुत काम किया हुआ प्रोटीन स्ट्रक्चर पे, किसने? अरे उस जो पहला साइंटिस्ट दे रखा है, फोटो किसकी दे रखी है? इस यूनिट के स्टार्टिंग में फोटो किसकी है? यस, जीएन रामाचंद्रन ने बहुत काम किया प्रोटीन स्ट्रक्चर पे। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, टॉपिक पहले समझ लो, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। हाँ बेटा, क्या चीज? अरे भाई मेरी बात सुन, ऐसे राइट है तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट राइट रिलेटेड 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 होता है। कोई फिक्स नहीं है कि ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है। डेक्स्ट्रो लिवो रिलेटेड है, रिलेटिव है। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये राइट वाला ही डेक्स्ट्रो होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। हम क्या करते हैं, जैसे प्लस माइनस क्या है? रिलेटिव है ना, वो प्लस है तो दूसरा माइनस है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे राइट लेफ्ट भी रिलेटिव होता है। इधर देख, मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले समझो। सबसे पहले स्टेट चेन को 1 डिग्री कह रहे हैं। जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर कोई प्रोटीन 1 डिग्री स्ट्रक्चर पे काम करेगी तो वो 2 डिग्री स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? इधर, अगर कोई प्रोटीन 1 डिग्री में फंक्शनल है तो वो 2 डिग्री स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। अगर कोई प्रोटीन 2 डिग्री बना रही है तो 1 डिग्री में फंक्शनल नहीं होगी, तभी वो 2 डिग्री बना रही है। क्लियर है? तो 2 डिग्री हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो दो तरीके का होता है। एक ऐसे वाला में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसको बीटा शीट कहते हैं या बीटा प्लीटेड कहते हैं, बीटा प्लीटेड या बीटा शीट। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, परपेंडिकुलर है, यहां पे पैरेलल टू एक्सिस है। यहां पे एच बॉन्ड कैसा है? पैरेलल टू एक्सिस है। तो यहां पर जो एच बॉन्ड है वो पैरेलल टू एक्सिस है, पैरेलल,
पैरेलल टू एक्सिस है, यस और नो। और यहां पर एच बॉन्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये कई बार क्या होता है, देखो मान लो ये अल्फा हेलिक्स बना दिया, ये बीटा शीट है, ये अल्फा हेलिक्स और ये बीटा शीट है, तो इसी चेन के दो बीटा शीट में बन सकता है, या दो अलग अलग चेन के बीच में ये बन सकता है। समझो मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्रोटीन और फोल्ड हो रही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमेशा याद रखो, चाहे डीएनए हो आरएनए हो, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हमारे पास एक बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत स्पेशल है। रीजन क्या है कि उसको हम 3 डिग्री और टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या खास बात है इसकी, समझो। देखो टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का 1 डिग्री होगा, उससे बनेगा 2 डिग्री। और देखो टर्शरी कैसे बना, इधर देखो ध्यान से, ये अल्फा हेलिक्स है, फिर ये बन गया बीटा शीट, अल्फा हेलिक्स, फिर अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ऐसे करके प्रोटीन प्रॉपर फोल्ड होती है। अब देखो बॉन्ड कौन कौन से होते हैं उसमें। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले पेप्टाइड होगा, पेप्टाइड जरूर होगा। उसके बाद कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब सुनो ध्यान से, एक और क्या होगा, जब ये ऐसे फोल्ड होती है तो सल्फर सल्फर का बॉन्ड बन सकता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डाइसल्फाइड लिख देंगे। एक क्या हो गया, डाइसल्फाइड हो गया। अब जरा सुनो, ऐसे आर ग्रुप जो सरफेस पर हैं और आयनिक हैं, पोलर हैं, जो सरफेस पर, मैं जो बात बोल रहा था मैं यही कह रहा हूं, जब प्रोटीन टर्शरी फोल्ड करती है तो सरफेस पर वो आर ग्रुप आते हैं जो पोलर अमीनो एसिड के हैं। नॉन पोलर वाले ये अंदर आ जाते हैं। यहां पे अंदर आने से क्या होता है, वो पानी को ऐसे एक्सक्लूड हो गए, पानी से क्या हो गए, दूर हो गए। बेटा देखो आप एक चीज समझो, अगर मुझे किसी चीज को फोल्ड कराना है तो एक फोर्स काम करनी चाहिए। वो फोर्स क्या होती है कि उन आर ग्रुप को अंदर ले जाओ जो क्या है, नॉन पोलर है, और उन आर ग्रुप को सरफेस पे लाओ जो क्या है, पोलर है, पानी के साथ एच बॉन्ड बना सके। तो हमने यहां पर देखा, तो ये वाले आर ग्रुप पोलर के हैं, तो ये पानी के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे उसको हम लिख रहे हैं आयनिक इंटरेक्शन। क्या लिख रहे हैं, आयनिक इंटरेक्शन। और जो अंदर चले गए वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाएंगे। ये समझ में आ रहा है। और जब हमारे पास प्रोटीन की चेन आपस में आसपास आ जाती है, हम कहते हैं ना कि जहां पर कुछ नहीं लगता वंडरवॉल लग जाता है, जब बहुत पास आ जाता है तो एक फोर्स और अपने आप लग जाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वंडरवॉल बोल रहे हैं। ये सारी फोर्सेस मिलके हमारे पास टर्सरी स्ट्रक्चर बनवा देती है जो फंक्शनल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये फोल्डिंग ध्यान से सुनो, ये फोल्डिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। सेम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हर बार सही फोल्ड करती है, तब वो प्रोटीन काम करती है। तुम्हारे सेल के अंदर जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, हर बार वो वैसा ही फोल्ड कर रहा है तब वो काम कर पा रहा है। आप समझो, ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे फोल्ड हो गया कई बार ऐसे, बहुत फास्ट है और एक्यूरेट फोल्डिंग है। रीजन क्या है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिसाइड करता है कहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कहां जब वो पास आ जाएंगे डाइसल्फाइड बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। वो तुमने वाली वीडियोस देखी है, वो कोई एक बॉल गिरती है फिर वहां जाती है, ऐसे जाती है ऐसे जाती है। हाँ, ये एग्जैक्ट ऐसे फिट है, सब कुछ नेचर ने फिट कर रखा है। ये थोड़ा फोल्ड होगी तो ये बॉन्ड बनेंगे, और फोल्ड होगी तो ये बनेंगे, और इस तरीके से फाइनल फोल्डिंग होगी कि काम करेगी। ये समझ में आ रहा। और ये इतना एक्यूरेट होता है, आप सोचो कि हर एक सेल में हजारों प्रोटीन सही फोल्ड हो रही हैं, एक भी प्रोटीन गलत फोल्ड होगी काम नहीं करेगी। समझ में आ रहा है, काम नहीं करेगी। अब यहां पे एक और चीज जो आपको समझनी है, ये तो बॉन्ड हो गए। अब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, 4 डिग्री, और इसको क्वार्टनरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये सब 3 डिग्री है। 3 डिग्री या तो ऐसे लग जाते हैं या ऐसे लग जाते हैं। इसको लीनियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर। और इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल। अब यहां पर हर एक 3 डिग्री को क्या बोल देते हैं, सब यूनिट। क्या बोल देते हैं, सब यूनिट बोल देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे स्ट्रक्चर को अब इनको आपस में भी कैसे जोड़ सकते हो सकता है यहां हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हो, यहां हाइड्रोफोबिक हो, समझ में आ रहा है, वो आपस में जुड़ जाए, या वंडरवॉल, किसी भी मतलब फोर्स से आयनिक वंडरवॉल, या हम लोग क्या बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से दो टर्शरी स्ट्रक्चर जुड़ जाते हैं।
जब टर्शरी स्ट्रक्चर जुड़ते हैं तो क्वाटनरी प्रोटीन बनती है। क्वाटनरी का मतलब होता है उसमें एक से ज्यादा टर्शरी हैं, सीधे लगे हो सकते हैं या ऐसे लगे हो सकते हैं। ऐसे लगा हुआ हेमोग्लोबिन में होता है स्फेरिकल, इसको हम क्वाटनरी बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो समझ में आ जाए आपको। अगर किसी प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर फंक्शनल है तो ना उसका प्राइमरी फंक्शनल होगा ना सेकेंडरी फंक्शनल होगा, नहीं तो वो टर्शरी बनाता नहीं। मेरी बात समझो ध्यान से। अगर किसी प्रोटीन का क्वार्टनरी फंक्शनल है तो टर्शरी फंक्शनल नहीं होगा। किसी भी प्रोटीन का ऐसा नहीं होता कि 1 डिग्री भी फंक्शनल है 2 भी है, नहीं। 1 डिग्री बनेगा, सही है, उससे 2 डिग्री बना, 2 डिग्री फंक्शनल है तो वो टर्शरी नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर उसका 3 डिग्री फंक्शनल है, समझ में आ रहा है, तो वो क्वार्टनरी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर किसी का 3 डिग्री फंक्शनल है तो उसका 1 डिग्री 2 डिग्री काम नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी प्रोटीन का 2 डिग्री भी फंक्शनल हो और वो भी फंक्शनल हो। अगर अगर हम एक टर्म लिखते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन क्या होता है सुन लो ध्यान से। हमारे पास ये फोल्डेड प्रोटीन है, याद रखना हमेशा। फोल्डेड प्रोटीन, फोल्डेड जो ही है, फोल्डेड प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट है, कौन सा एनवायरमेंट है? एक्वस। एक्वस एनवायरमेंट में एक सबसे जरूरी चीज होती है पीएच। यस, सही है। तो जो फोल्डेड प्रोटीन है उसकी फोल्डिंग, फोल्डिंग डिपेंड कर रही है किस पे? फोल्डिंग डिपेंड कर रही है किस पे? डिपेंड ऑन पीएच और टेम्परेचर पे। मतलब क्या हुआ, मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो। फोल्डेड प्रोटीन, प्रोटीन जो हमारे पास है उसमें एक बैलेंस है किसका? फोर्सेस का। अगर मैं कहता हूं ये प्रोटीन फोल्डेड है तो क्या है? ये बैलेंस है किसका? बैलेंस है किसका? फोर्सेस का। कौन सी फोर्सेस का? जो एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे है। किसी को मेरी बात समझ में आई? रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं चेंज कर दूं क्या? पीएच एंड टेम्परेचर, तो क्या खराब हो जाएगी? फोल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब फोल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या लॉस हो जाएगा? फंक्शन लॉस हो जाएगा। यस, फंक्शन लॉस हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता डीनेचुरेशन में? पेप्टाइड। कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता? पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। बस अब 1 मिनट के लिए बात सुनेंगे, फिर इसको आप लिख लेना खुद से। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। एक प्रोटीन जब फोल्ड हो जाती है तो उसके आसपास एक पीएच होता है और एक टेम्परेचर होता है, उस पर वो सारी फोर्सेस बैलेंस है। अगर मैं सॉल्यूशन का पीएच बदल दूं तो आर ग्रुप में कोई आयनाइज हो जाएगा। मतलब मान लो पीएच चेंज कर दिया तो आर ग्रुप में COH भी है, NH2 भी है। वो आयनाइज होने से वो फोर्स का बैलेंस खराब हो जाएगा। जैसे ही वो बैलेंस खराब होगा, शेप खराब हो जाएगी, प्रोटीन काम नहीं करेगी। ऐसे ही टेम्परेचर चेंज करोगे तो बैलेंस खराब हो जाएगा उन फोर्सेस का। क्या खराब हो जाएगी? शेप खराब हो जाएगी। तो चेंज इन पीएच और टेम्परेचर प्रोटीन की शेप खराब कर देता है, उसकी फोल्डिंग डिस्ट्रॉय करता है। उसे क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। बेस्ट एग्जांपल कैसीन प्रोटीन, मिल्क में होती है। एक तरफ पकड़ती है पानी को, एक तरफ फैट को पकड़ती है। पानी और फैट मिक्स नहीं होते, दोनों को पकड़ के रखती है। जैसे ही आप उसमें नींबू गाड़ दो, कैसीन प्रोटीन खराब हो गई, दूध फट गया, मतलब पानी और फैट अलग हो गया। समझ में आ रहा है? फोल्डिंग खराब हो गई। क्लियर है? फोल्डिंग खराब हो गई। फोल्डिंग खराब कैसे होती है? चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच। कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता? पेप्टाइड। कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता? पेप्टाइड। इसी वजह से कुछ प्रोटीन वापसी ठीक भी हो सकती है क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड डीएनए ने बनाया था। कुछ प्रोटीन कंडीशन नॉर्मल कर दो ठीक हो जाती है, कुछ, सारी नहीं। ठीक है, ये दोनों लिख लेंगे स्लाइड, ये वाली और ये वाली। ये समझ में आ गया? बॉन्ड याद कर सकते हैं, सही है। एंजाइम देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एंजाइम इज के पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, उसका 3 डिग्री फंक्शनल होता है। हाँ, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कौन सा है? 3 डिग्री। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। मनी मन